प्यारे विद्यार्थियों, आपका मैथमेटिक्स का मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा हूँ। प्री एग्ज़ाम हुआ है, जो प्री टेस्ट हुआ है, हर स्कूल में हो रहे हैं, आपके स्कूल में भी हो सकते हैं और नहीं होते हैं तो भी आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से इन सभी को ध्यान रखना है। पूरा डिटेल सोल्यूशन बताऊंगा, ध्यान से देख लेना मैथमेटिक्स को कैसे सॉल्व करना है। और बहुत अच्छे बेसिक क्वेश्चन, मैं जितने भी अभी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा हूँ सभी में बेसिक, यानी कि जो मॉडल पेपर में क्वेश्चंस आपने नहीं पढ़े हैं उन क्वेश्चंस को यहाँ पर बेसिक रूप में दिया गया है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप बताना कि 40 में से आप कितने नंबर ले पाते। तो यहाँ पर देखिए दो पेपर होते हैं, एक मैथमेटिक्स और एक साइंस। इसी तरह से आपका भी पेपर होगा, एक मैथमेटिक्स एक साइंस। एक दिन में आपके दो पेपर, आपके पता है कि आपके एक दिन में 3 पेपर होंगे, हो सकता है 2 पेपर हों। तो इसी तरह से आपका एक साथ में मिलेगा और 3 घंटे आपको बैठना होगा। 3 घंटे में ही आपको मैथमेटिक्स करना होगा और मैथमेटिक्स के साथ में आपको साइंस भी मिलेगा। मैथ का जैसे ही कर लोगे आपको फिर से साइंस का मिल जाएगा, ठीक है। टोटल 80 नंबर। इस तरह से आपका ये पेपर हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरह बोर्ड भी शायद पैटर्न रखेगा कि एक ही दिन में 2 सब्जेक्ट एक साथ में आपको दे देगा। तो आपको क्या है, तैयारी करने का टाइम भी नहीं मिलेगा और आप कंफ्यूज भी हो जाओगे, अरे किसका आंसर क्या हो गया, 2 सब्जेक्ट एक साथ हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है, आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन को। पूरा कंप्लीट सोल्यूशन बताऊंगा, तो इसीलिए शांति से पूरे कंप्लीट वीडियो को देखें। पिछले 17-18 दिन में मैंने लगभग लगभग आपके 7,000 क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करवाया है, ठीक है। 7,000 क्वेश्चंस बहुत बड़ा इफेक्ट रखता है, 7,000 क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में कौन 7,000 क्वेश्चन मैंने 9th से 12th तक के कराए हैं, ऐसा नहीं है केवल आपका ही करवाया है। 7,000 क्वेश्चन 9th से 12th तक, 5-5 सेट आप काउंट कर लो। 5-5 सेट, 5 सेट आपके हैं, 9th के 5 सेट हैं, 11th के 5 सेट, साइंस आर्ट कॉमर्स के अलग हैं और फिर 12th के साइंस आर्ट कॉमर्स के अलग हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन 140 का अभाज्य गुणनखंड है। 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है तो 140 को हम लिखेंगे और एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे मैंने देखो कर रखा है, 140 को पहले 2 से करेंगे तो 70 आएगा और 70 को फिर से 2 से करेंगे तो 35 आएगा। अब 35 2 से नहीं जाएगा तो 5 से कर देंगे, 5 से करेंगे तो 7 बार में जाएगा और 7 को फिर लास्ट में 1 से काट देंगे। तो हमारा गुणा जो हो गया वो 2 गुणा 5 गुणा 7 हो गया। तो 2 गुणा 2 यानी कि 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7, तो आपका जो मल्टीप्लाई में पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फैक्टराइज करना था 140 का, हमने कर दिया। दूसरा है यहाँ पे y बराबर पी एक्स दे रखा है। तो इस ग्राफ में जो नंबर ऑफ जीरोज़ आपको बताने हैं, पी एक्स ग्राफ का शून्यांकों की संख्या बतानी है। तो देखिए यहाँ पर एक्स एक्सिस को ये 2 बार काट रहा है। जब भी कोई आपको कर्व यानी कि कोई भी लाइन ऐसे ऐसे करके एक्स एक्सिस को जब भी काटेगी, जहाँ जहाँ काटेगी उतने उसके शून्यांक होंगे। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये 2 जगह काटी हुई है, तो इसके शून्यांक कितने हो जाएंगे, 2। तो 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यांक आपको बताने हैं। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। तो देखिए एक्स स्क्वायर -3 बराबर 0 है, यानी कि यहाँ पे पी एक्स के शून्यांक हमें निकालने हैं। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, -3 इधर है। तो हम जब इक्वल्स टू के इधर लाते हैं, यानी कि बराबर के उल्टे साइड में लाते हैं, तो साइन चेंज हो जाता है। ये तो -3 था, इधर आकर +3 हो जाएगा। अब एक्स का स्क्वायर हटाएंगे तो 3 का अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरे पे अंडर रूट लग जाता है। अब जो अंडर रूट वाली संख्या होती है वो प्लस की भी होती है और माइनस की भी होती है। अंडर रूट की संख्या हमेशा प्लस माइनस होती है, याद रखना है आपको। तो आपका अंडर रूट 3 का निकलता नहीं है, तो 3 अंडर रूट में ही रहेगा। एक 3 अंडर रूट 3 प्लस का आएगा और एक अंडर रूट 3 माइनस का आएगा। बस ये 2 संख्याएं होंगी। यहाँ पे कहाँ पे ये आंसर है, 3 और -3 अंडर रूट में, तो थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, समझ में आ गया। अब निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। देखिए जो भी समीकरण बटे के फॉर्म में दिए हों, रूट के फॉर्म में दिए हों, वो द्विघात समीकरण नहीं होते हैं। तो इन दोनों को तो भूल ही जाओ। बचा ये समीकरण है, तो इसको चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे कर रखा है 2x² - 5 = 2x - 1 का होल स्क्वायर है। x - 1 का होल स्क्वायर को खोलेंगे तो हमें पता होता है a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला वो होता है a² माइनस +b² - 2ab, ठीक है। अब देखिए ए स्क्वायर की जगह आपका यहाँ पे देखिए x है और b की जगह यहाँ पर आपका 1 है। तो जहाँ जहाँ x और जहाँ जहाँ 1 है, a b की जगह रख देंगे तो ऐसे खुल जाएगा। ये छोटा x² - 2x + 1 आ जाएगा, ठीक है। हम इसको खोल लेंगे, तो किसको खोलेंगे, जो इसके बराबर में दे रखी संख्या, इसको। यहाँ पर देखिए मैं आपको इसको हमने खोला है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। तो इसको हम खोलेंगे a² - b² का जो आपका फॉर्मूला a - b का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो लगा देंगे। तो इस तरह से ये इक्वेशन बनेगी। फिर हम जब इसको खोल करके इसको एक साइड में लाएंगे तो इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी। आप इसको कॉपी में लिख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल ईजी तरीके से बताया है।
और जो इसमें से जोड़ने वाले घटाने वाले एक जैसी टर्म है उनको जोड़ घटा लेंगे, हमारे पास लास्ट में इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 2x। और ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण है या नहीं, तो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस रूप में ये भी आ चुकी है, तो ये हमारी द्विघात समीकरण है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चौथे का पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करना था। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर पे। ठीक है, 5 नंबर में समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 है। इसी तरह से a2 और b2 और c2 वाला भी दे रखा है, ये भी 0 है। इसका कोई हल नहीं होगा, तो आपको सारे के सारी चीज़ें याद रखना है। कब हल नहीं होता? जब आपका a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होता है, तब। ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपको याद रखने हैं। ये सारे फॉर्मूले हैं आपके, ये भी फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं कि ये होगा तो कौन सा हल होगा, ये होगा तो कौन सा हल होगा, ये वाला कौन सा हल होगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया 6 नंबर में 12, 15 और 21 का लसअप एलसीएम निकालना है। तो देखिए 12, 15 और 21 लिखा हुआ है। अब इनको मैं भाग देते जाऊंगा। पहले 2 से काटा तो ये 12 कट गया 6 बार में, 15 और 21 नहीं कटा। फिर 2 से मैंने काटा तो 6 कट गया 3 बार में, फिर 15 और 21 नहीं कटा। अब इसके बाद में ये 2 से नहीं जाएगा तो 3 से करेंगे, तो 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और 3 7 21। तो इसके बाद में आपका फिर से ये 5 से कट सकता है, तो 5 से एक बार में कट गया, ये रहा। और फिर 7 से कटेगा तो ये रहा 7 से। तो हमको सारे को काट के लास्ट में एक एक लाना होता है जब एलसीएम निकालते हैं तो। और एलसीएम निकालने के लिए जो यहाँ पे हमारी संख्याएं आई हैं, जब तक लास्ट में नीचे ना एक एक ना आ जाए तब तक हमको करना होता है। और लास्ट में इसको सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 गुणा 2 4 और 4 तिहाई 12, 12 पंजे 60 और 6 सत्ते 42, 420, 12 पंजे 60 और 60 गुणा 7 होता है 420। तो एलसीएम जो हमारा 420 आ गया। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया आपसे 10 और 15 का एचसीएफ आपको बताना है। एचसीएफ क्या होता है कि आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या जीसीएफ ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। तो सबसे पहले 10 का निकाल लेंगे, फिर 25 का। तो 10 का पहले हमने निकाला एलसीएम और फिर 25 का। अब हमें देखना क्या है कि दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। दोनों में जितनी भी चीज़ें कॉमन होंगी उनको ले लेंगे। तो देखिए इसमें 5 है एक बार, इसमें 5 है 2 बार, लेकिन दोनों में कॉमन एक ही बार है। यानी कि अगर मैं कॉमन निकालूँ तो ये देखिए आपस में एक 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। तो ये हम 5 ले लेंगे दोनों में से एक बार, तो हमारा आंसर आ जाएगा जीसीएफ 5। जीसीएफ होता है कॉमन फैक्टर सभी में, हाईएस्ट पावर की। अब इसके बाद में आते हैं समांतर श्रेणी दे रखी है 8वां नंबर। समांतर श्रेणी 3, 1, -1, -3 का सार अंतर आपको बताना है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है कि पिछले टर्म में से अगले टर्म को माइनस कर दो। तो पिछला टर्म 1 है, 1 में से -3 माइनस करना है अगले वाले टर्म को, तो माइनस का साइन। और अगले वाला टर्म कौन है 3, तो इसको घटाया तो कितना आ जाएगा -2। ठीक है, माइनस का बड़ा है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। और 1 में से 3 जाएगा नहीं, तो 3 में से 1 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। लेकिन जो साइन बड़ा है वही लगा देंगे, तो -2, तो 1 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सभी वर्ग होते हैं, तो सभी वर्ग जो देखोगे आप सभी एक जैसे दिखते हैं, इस तरह के वर्ग होते हैं। कोई बड़ा और कोई छोटा हो सकता है, लेकिन वर्ग जो है समरूप होते हैं, यानी देखने में एक जैसे। जैसे कि जुड़वा भाई बहन, जैसे कि देखेंगे तो हम कहेंगे हाँ यार ये वर्ग है। इसके बाद है ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि। तो यहाँ पे 3 कंडीशन मैंने लिख दी, इनको याद रखना है। तीनों कंडीशन में से कुछ भी पूछा जा सकता है। देखिए अगर डी का मान ये होता है, डी का फॉर्मूला जो है ये होता है। ठीक है, b² - 4ac, ये हमेशा याद रखना, b² - 4ac डी का मान होता है। तो डी का मान अगर ज़्यादा है 0 से, तो मूल जो है वास्तविक और असमान होंगे, यानी कि भिन्न होंगे और वास्तविक होंगे, यानी कि रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। तो हमारा एक ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, यही पूछा है कि जब दो आपके रियल और डिस्टिंक्ट रूट होंगे तो कौन सा इक्वेशन लगेगा, तो ये आपका फर्स्ट है। लेकिन अगर d बराबर 0 हो जाए, यानी कि ये 0, ये किसके लिए तीसरा नंबर पूछ लेता, तो अब मूल वास्तविक और समान होंगे, यानी कि मूल जो है रियल होंगे, डिस्टिंक्ट नहीं होंगे, सेम होंगे, इक्वल होंगे। और तीसरा है अगर d आपका छोटा है 0 से, तब मूल वास्तविक नहीं होंगे, तो मूल जो है रियल नहीं होंगे, नॉट रियल लिख देंगे। ठीक है, इमेजिनरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा नंबर पे नॉट रियल आएगा। तो ये ध्यान रखना, तीनों केस के हमें पता होने चाहिए, कोई सा भी पूछ सकता है। इसके बाद 11 नंबर जो क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल जो है 4:9 के अनुपात में है, तो इनकी भुजाओं का अनुपात निकालना है। समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्ग का जो अनुपात होता है उसके बराबर। तो यहाँ पर देखिए दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल जो है 4 और 9 दे रखे हैं, तो क्षेत्रफल वाली साइड में लिख लेंगे 4 और
9। ठीक है, बराबर होता है ये भुजा, भुजा मान लिया ए और बी, इनके वर्ग का अनुपात के बराबर होता है, तो वर्ग कर लिया। अब जब वर्ग हटाएंगे तो इसका अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा तो 2, 4 की जगह क्या आ जाएगा 2, और 3 का अंडर रूट क्या होता है 2, 9 का अंडर रूट क्या होता है 3, तो 2:3 जो है हमारा ए और बी आ जाएगा। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? ये फॉर्मूला याद रखना आप, जहाँ पे क्षेत्रफल लिखा है उधर क्षेत्रफल लिखना है, जिधर भुजा लिखी है उधर भुजा लिखना है, जो दिया है उसको रख लेंगे, बस काम हो जाएगा। सॉरी। तीसरा 12वां जो क्वेश्चन है, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बतानी है। तो हाइट जो होती है एक समबाहु त्रिभुज की होती है 3/2 और 3 का अंडर रूट होता है। ठीक है, इनटू में साइड, साइड SIDE, साइड या भुजा बोल सकते हैं। तो हमारे पास जो साइड दे रखी है आपने अभी भी देखा, साइड कितना दे रखा है क्वेश्चन में आप पढ़ सकते हैं। साइड दे रखी है हमारे को यहाँ पर, भुजा जो है 6 सेंटीमीटर, 6 रख देंगे तो 2 एकम 2, 2 3 6, 2 3 जा 3, 2 3 जा 6, तो यहाँ पर आपका जो आंसर आ गया 3 × √3, तो 3 × √3। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है? सेकंड ऑप्शन। तो ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना, अभी मैंने लिखवाया था, लिख लो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 13 में दो संख्याओं का गुणनफल, बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत अच्छी बात है कि बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं और बहुत अच्छा लगा है इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके, बिल्कुल बेसिक ताजे याद कर दिया आपकी। दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है, 8670 है, तो उनका HCF जो है अगर 17 दे रखा है तो आपको LCM निकालना है। देखिए HCF गुणा LCM बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट मतलब दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 8670 दे रखा है, तो इस साइड हम 8670 लिख देंगे। दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, इधर HCF हमारे को दे रखा है 17, 17 लिख देंगे। LCM हमारे को नहीं दे रखा है तो LCM छोड़ देंगे। तो 17 गुना LCM बराबर 8617, तो LCM बराबर 8617/17, और 17 से जब इसको काटोगे, इसको इसके बटे में 17 करोगे, इसको काटोगे तो आपका आ जाएगा 510। ठीक है, तो आंसर कौन सा आ गया? चौथा ऑप्शन। तो यहाँ पे निकाल रखा है, आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। देखिए कितना बेसिक क्वेश्चन पूछा है बच्चों, इसका आंसर आप लोगों को, ज़्यादातर बच्चों को नहीं पता होगा, लेकिन मैंने निशान लगा दिया तो आप लोग कह सकते हो कि हाँ सर अब हमें पता है, लेकिन फिर भी आपको नहीं पता होगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो होती है 2। ठीक है, उसके बाद में सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है वो होती है 4। देखिए 2 ऐसी संख्या है जो खुद से ही कटेगी या 1 से कटेगी, तो उस वो संख्याएं जो खुद से ही जाएँ और 1 से जाएं उनको हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो 2 ऐसी संख्या है जो खुद से जाएगी और 1 से जाएगी, तो इसलिए अभाज्य हो गई, सबसे छोटी संख्या हो गई। ठीक है, और 1 को हम अभाज्य और भाज्य संख्याओं में नहीं लेते हैं, 1 को छोड़ देते हैं, 1 सभी में कॉमन होता है इसलिए 1 को छोड़ते हैं। इसके बाद में 4 ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी है और भाज्य संख्या भी है, यानी कि खुद से भी जाएगा, 4 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा, यानी कि 1 को छोड़ करके किसी और दूसरी संख्या से, अपने खुद से तो खुद से कटे ना कटे, लेकिन किसी एक संख्या से और कटे, तो उस संख्या को भाज्य संख्या बोलते थे। 2 से कट जाएगा, तो ये हमारे पास दो संख्याएं आ गई, एक 2 आ गई जो अभाज्य संख्या है, और एक आ गई 4 जो भाज्य संख्या है। दोनों का गुणनफल कितना आ गया? 8। तो हमारा आंसर क्या हो गया? थर्ड ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद में 15 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया द्विघात बहुपद के शून्यांकों की संख्या कितनी होती है? सभी को पता है शून्यांकों की संख्या अल्फा और बीटा होती है, तो कितनी हो गई? 2। तो आंसर हो गया 2। 16 क्वेश्चन है, समीकरण x² + x + 1 बराबर 0 के विविधकर का मान आपको निकालना है। तो इसका विविधकर का मान निकालने के लिए सिंपली क्या करना है आपको, अभी अभी मैंने ऊपर विविधकर का फॉर्मूला बताया था, b² - 4ac होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं बता देता हूँ, यहाँ पर जो x के साथ होता है वो a होता है, x² के साथ होता है वो a होता है, x के साथ होता है जो b होता है, और इधर लास्ट में लिखा होता है वो c होता है। ठीक है, तो यहाँ पर a कितना दिया है? 1 दिया है, क्योंकि कुछ नहीं दिया होता है तो 1 मानते हैं, तो a कितना दिया हुआ है आपका? 1 हो जाएगा। b कितना दिया हुआ है? ये भी आपका 1 हो जाएगा। c कितना दिया है? ये भी आपका 1 हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ ये फॉर्मूला लिखा है मैंने विविधकर b² - 4ac, तो जहाँ जहाँ b है, a और c है, सब जगह 1 1 रख देंगे। तो यहाँ पे 1 रखा, एक b की जगह, यहाँ पे रखा 1 की जगह a की जगह 1, और c की जगह भी 1, क्योंकि a b c तीनों हमारे पास 1 1 आए हैं इस समीकरण से। तीनों को रखेंगे, जब इसको d को सोल्व करेंगे तो -3 आएगा, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आगे बात करें, निम्न में कौन x - 2y = 0
और 3x+4y बराबर 10 का हल होगा। तो देखिए मैं तो दो तरीके से इसको निकालने का बताता हूँ। एक तो आप डायरेक्ट x की वैल्यू रखें, इसमें से कोई भी ऑप्शन ले लें और इसमें से x और y की वैल्यू रखते जाएं। x और y की वैल्यू जैसे रखेंगे 0 के बराबर आ जाएगा, तो समझ लीजिए आपका आंसर सही है। यानी कि अगर मैं x बराबर 2 रखूँ तो वहाँ पर देखिए x की जगह क्या लिखना है 2, माइनस में क्या है 2y, y की जगह क्या रखूँगा 1, तो गुणा में 1 बराबर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 0, तो 0, तो 2 माइनस 2 गुणा 1 बराबर 0 ही आएगा। 2 से 2 कट जाएगा क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का है, तो 0 आ गया। तो ये समीकरण सही हो रहा है। एक तो तरीका ये है कि आप वैल्यू को डाल के देख लो। दूसरा समीकरण ये है कि इनमें से x को काट दो या तो y को काट दो, कैसे भी घटा के या जोड़ के। तो मैं देखूंगा यहाँ पर, देखो यहाँ पर x और -2y है, यहाँ पे 3x और 4 है, तो दोनों बराबर तो है नहीं, जब तक बराबर होंगे नहीं कटेंगे नहीं। तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक समीकरण को उसके बराबर करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, इस वाली समीकरण को 3 से गुणा कर दूंगा, तो यहाँ पे 3x हो जाएगा ना। तो अभी मैं इसको अगर मैं 3 से गुणा करूँ, 2 से गुणा कर दूँ, तो देखो 2x, 2 से गुणा कर रहा हूँ इस वाली समीकरण को, पहली बार 2x माइनस 2 दूनी 4 y बराबर 0 गुणा 2 से 0, ठीक है। 2 से गुणा करोगे 0 में तो 0 हो जाएगा, सब मैं 2 से गुणा कर दिया। दूसरी वाली समीकरण में गुणा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें 4y है, इसमें भी 4y आ चुका है। तो दूसरी समीकरण लिख दूंगा 3x, ठीक है, प्लस 4y बराबर 10, ठीक है। अब मैं देखूंगा कि ये दोनों समीकरण को अगर मैं जोड़ूँ तो y से y कट जाएगा, तो मैं इसको जोड़ देता हूँ। जोड़ूंगा तो y से y कैंसिल, क्योंकि माइनस का 4y है प्लस का 4y है, तो y कट गया। यहाँ पे आ गया दोनों का 5x है ना, 5x बराबर कितना है 10, तो x बराबर क्या आएगा 10/5, और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो x बराबर क्या आया 2, तो ये रहा। और इस x के 2 के मान को किसी भी समीकरण में आप रख दीजिए, दो ऊपर वाले किसी भी समीकरण में रख दीजिए, 2 रखेंगे तो ऑटोमेटिक y की वैल्यू आ जाएगी 1। ये आपने बेसिक सीखा है 8वीं क्लास से, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है, व्रत की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। देखिए एक व्रत है, इस व्रत की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। यहाँ पे स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, यहाँ पे खींच सकते हैं, यहाँ पे खींच सकते हैं, यहाँ पे खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं। ये सारी की सारी स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। इस तरह से हम अनंत व्रत की स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, लेकिन व्रत की समानांतर स्पर्श रेखाएं, पैरेलल स्पर्श रेखाएं केवल 2 ही हो सकती है। व्रत है यहाँ पर ये और एक ये, बस यही 2 स्पर्श रेखाएं समानांतर हो सकती है। तो 2 स्पर्श रेखाएं समानांतर हो सकती है। क्वेश्चन अगर घुमाए तो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा अनंत। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है, मूल बिंदु के निर्देशांक। सभी को पता है जो आपका मूल बिंदु होता है, यानी कि ये पॉइंट जो होता है इस पे 0 0 कोऑर्डिनेट होते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 4, मतलब 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा 0 0। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 20, 2,5 का x अक्ष से दूरी बताना है। तो देखिए ये है आपकी x और ये है y, ये है y और ये है x। इसमें बोल रहा है 2,5, तो 2 और 5, ठीक है, ये रखा हुआ। तो इसमें पूछ रहा है यहाँ पर आपका जो 2,5 है ना, कहीं पे भी हो तो इसकी जो है x अक्ष से दूरी बतानी है। तो x देखिए x ये है, और यहाँ पर ये जो है आपका x होता है और ये होता है y, सभी को पता है। तो x कितना है, यहाँ से चले यहाँ पर तो ये आ गया 2, और y कितना बोल रहा है 5, यहाँ से इधर चले ऊपर की तरफ तो यहाँ कहीं 5 आया, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि x से आपको बिंदुओं की दूरी बतानी है। x तो ये है, तो इस x से दूरी किसकी है 5 की, ठीक है ना। x से, तो x पे तो 2 है, तो x से x की दूरी तो बतानी नहीं है आपको, x से जो है दूरी बतानी है बिंदु 5 की। तो 5 कितनी दूर है, y पर है, और कितनी दूर है आपको बता देगा। तो x अक्ष से दूरी इस बिंदु की बतानी है, तो यहाँ पर 5 ऑप्शन आ जाएगा, 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 5 होता है, जब x की दूरी पूछे तो y वाला आंसर होगा, और जब y की दूरी पूछे तो x वाला आंसर होगा, बस उल्टा होता है। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है, r त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो πr² तो होता है हमारा क्षेत्रफल पूरे वृत्त का, अर्धवृत्त का तो 1/2 गुणा कर देंगे, बस आधा कर देंगे इसका, तो 1/2 πr²। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 2 नंबर। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है, मूल बिंदु के जो है निर्देशांक आपको -6 और 8 हैं, तो दूरी आपको बतानी है मूल बिंदु से। मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0 0 होते हैं, अभी हमने पढ़ा। जब ये 0 0 होते हैं तो इसको लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम कर लेंगे क्या, सिंपली इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका क्या करते हैं, हम स्क्वायर कर लेते हैं, -6 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि ये तो 0 0 है तो इनको लेने की ज़रूरत नहीं, 0 जोड़ोगे घटाओगे इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसको तो भूल जाओ। तो ये हो जाएगा 36 स्क्वायर करेंगे तो, और इसका हो जाएगा 64। 36 और 64 कितना होता है, ये अंडर रूट में रहेंगे, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये 36 और 64 हो गए 100, 100 अंडर रूट में, तो अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो 100 का अंडर रूट क्या आता है 10, तो 10 इसका चौथा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा।
इसके बाद में 23 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया बिंदुओं 0 4 4 2 के को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु। मध्य बिंदु क्या होता है कि पहले x को जोड़ दो तो 0 और 4, 0 + 4, ठीक है। और दूसरा हमारे को y और y को जोड़ दो, y का 4 इधर है और y इधर 2 है, तो 4 + 2, ठीक है। इसके बटे में 2, इसके बटे में 2, ठीक है। तो ये 2 मतलब 0 + 4, 4/2, तो 2 से कट गया, कितना आ गया 2, और ये 4 और 2 6, 6/2, तो ये कट गया 6/2, कितना होता है 3। तो 2 और 3 हमारा जो आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। अब आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालना। व्यास यानी कि आपको डायामीटर दे रखा है, डायामीटर दे रखा है 6, तो रेडियस व्यास का आधा होता है, बटे में 2 कर देंगे तो रेडियस आ गया 3। और हमारे को क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद है πr², ठीक है। तो पाई की जगह रखेंगे 22/7, सॉरी कितना दिया है हमारे को 14, सॉरी डायामीटर 14 दे रखा है, 14/2, तो रेडियस आ गया 7, ठीक है। ठीक है, रेडियस मतलब त्रिज्या आ गई 7, 14 तो दे रखा है, डायामीटर व्यास दे रखा है 14, तो रेडियस निकाल लेंगे तो उसका आधा होता है 7। अब इस 7 को हम फॉर्मूले में रख देते, फॉर्मूला अभी मैंने बताया। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7 गुणा में r², आर मतलब रेडियस, रेडियस अभी निकाला हमने 7 × 7, r² है ना, r², तो 2 बार 7 लिखा है मैंने, 7 × 7, स्क्वायर का मतलब 7 × 7। तो यहाँ से 7 से 7 कट गया, अब बचा 22 × 7, तो 22 × 7 करोगे तो 154 आ जाएगा, तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। अभी भी मैंने बताया वो संख्याएं जो खुद से जाए और एक से जाए वो अभाज्य संख्या होती है। तो 4 नंबर ऑप्शन जो 23 है, इसको कोई भी संख्या नहीं काट सकती, ये खुद 23 से जाएगा और एक से जा सकता है बस, तो ये संख्या अभाज्य है, 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर जो क्वेश्चन है, बहुपद दे रखा है px = x² - 2x + 5 के शून्यांक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा गुणा बीटा का मान आपको बताना है। तो इसमें कुछ नहीं है, जब भी आपके शून्यांक होते हैं वो होते कहते हैं x² माइनस में अल्फ़ा, शून्यांकों का योग अल्फ़ा + बीटा, ठीक है, इंटू x, और यहाँ पे लास्ट में अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, अल्फ़ा बराबर 0, ये होता है आपके शून्यांकों का समीकरण, है ना। तो इसमें अल्फ़ा + बीटा है, तो इसमें पूछा क्या है, अल्फ़ा गुणा बीटा, अल्फ़ा गुणा बीटा ये होता है, तो अल्फ़ा गुणा बीटा की जगह क्या है 5, है ना, यहाँ पे 5 है ना, इसकी जगह से तुलना करते हैं बस। इसमें अगर शून्यांकों का योग पूछता तो हमारा ये बीच वाला होता। तो यहाँ पे 5 जो है अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है, तो 5 जो है पहला समीकरण, हमारा पहला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है किसी बाएं बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो सकती है। तो ये है आपका कोई सर्किल, और मान लीजिए कोई ये बिंदु है बाएं। अब यहाँ से स्पर्श रेखा खींचनी है, तो एक स्पर्श रेखा तो मैं ये खींच सकता हूँ और एक स्पर्श रेखा ये खींच सकता हूँ, इसके अलावा मैं कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकता हूँ। तो हमारे पास कितना आंसर आया, स्पर्श रेखा 1 और 1 2, तो आंसर 2, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। त्रिभुज दे रखा है ABC और DEF इस प्रकार है कि इसमें ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, ये कंडीशन है। इसमें एंगल दे रखा है ये और ये, तो इसमें F का मान बताना है। तो देखिए मैं बनाता हूँ, पहले ट्रायंगल समझ में आएगा आपको। सबसे पहले त्रिभुज ABC, तो यहाँ पे बना देते हैं त्रिभुज ABC। तो ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C, और इधर बना देता हूँ DEF को, तो ये हो गया D और यहाँ पर हो गया E और ये हो गया F, ठीक है। अब मान रखते हैं, एंगल A दे रखा 40, तो यहाँ पे दे देते हैं 40। यहाँ पे B दे रखा 80 डिग्री, ये हो गया 80, ठीक है। अब देखो 40 ये है, 80 ये है, तो C कितना हो जाएगा, सभी का मान होता है 180 डिग्री, टोटल त्रिभुज का मान जो होता है 180 डिग्री होता है इस त्रिभुज का। तो इसमें से 2 एंगल दे रखे, तो तीसरा 180 में से घटा देंगे सभी को, तो 180 में से 40 और 80 कितना हो गया, 8 4 12 120, तो माइनस करेंगे 120, तो कितना आ जाएगा आपके पास 60, ठीक है ना, 8 और 4 12, ठीक है, 60 डिग्री। अब देखिए ये आपका 60 डिग्री आ गया, 8 और 6 14, 14 40, ठीक है, 60 डिग्री आ गया। अब 60 डिग्री आ गया, तो अभी इसने पूछा क्या है हमसे मान, हमसे पूछा इसने F का मान। तो देखिए इसमें जब इसमें सब कुछ ये बराबर कर रखा है, तो ये अगर A 40 है तो ये भी D 40 होगा, अगर B 80 है तो E 80 होगा, और C 60 आया है तो F भी 60 होगा। तो हमारा 60 ऑप्शन सही हो गया, तो 60 वाले को करेक्ट कर लेंगे। ये निशान गलत लगा हुआ है, बाई मिस्टेक लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, हम सही करवा देंगे जब सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका आंसर आ गया 60। तो आप देखिए तीनों एंगल को जोड़िए, देखिए 40 और 80, 8 और 4 12, ठीक है ना, ये हो गया 120, और 60 आपका तीसरा एंगल होता है, तो हो गया 180, तो 180 टोटल होता है हमारा, 60 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है 29, इसमें पूछा गया समद्विबाहु
समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण, अगर बी समकोण है और बी सी 4 सेंटीमीटर है तो ए सी का मान निकालना है। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब होता है कि दो भुजाएं इसकी जो है क्या है, समान है और बी समकोण है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका कोई समद्विबाहु त्रिभुज है, ये भुजा और ये भुजा समान है, ठीक है। ये अगर इसमें क्या दे रखा है, इसमें ए बी समकोण है तो ये बी समकोण बना लिया। अब इसको मिला देते हैं, ये हो गया ए और ये हो गया सी, ठीक है। अब ये बी सी बोल रहा है 4 है, बी से लेकर सी तक 4 है। अगर ये वाली 4 है तो इसने बोला है कि समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसमें ये वाली भुजा भी कितनी होगी, 4 होगी। अब ये ए सी पूछ रहा है, ए सी का फॉर्मूला हमें पता होता है, ए सी स्क्वायर बराबर होता है ए बी स्क्वायर प्लस में ए सी स्क्वायर, सॉरी ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, इनका मान हमारे पास, ये ए बी कितना दिया है 4 और बी सी कितना दिया है 4, तो 4 4 स्क्वायर, तो ये स्क्वायर 4 चौक 16 प्लस में 16, इतना हो गया। ए सी स्क्वायर का मान कितना आ गया, मैं मिटा देता हूँ। तो हमने देखा ए सी स्क्वायर का मान आ गया 16 प्लस 16 32, ठीक है। अब स्क्वायर हटाऊंगा तो इसका अंडर रूट हो जाएगा। अभी अभी हम पहले दूसरे क्वेश्चन में टच करके आए थे। अब 32 का रूट निकालना, 32 का रूट नहीं निकलेगा तो हम इसको कर देंगे फैक्टर। फैक्टर मतलब इसको कर देंगे एलसीएम। तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 6 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ठीक है। इसका पूरे का अंडर रूट समझ में आ गया इतना। अब इसमें से देखिए दो पेयर में से अंडर रूट में से एक पेयर निकाल देते हैं, तो इसका बाहर आ गया एक पेयर, तो 2 तो बाहर एक बार आ गया। यहाँ से 2 निकालेंगे तो एक बार 2 फिर से आ गया बाहर, तो 2 दूनी 4 तो बाहर आ गया। अंडर रूट में रह गया आपके पास में 2, कि ये बाहर अकेला है तो अकेला बाहर नहीं आता है, पेयर में से ही आता है बाहर। तो अंडर रूट में 2 बच गया और बाहर 2 2 निकल गए। 2 गुणा 2 अंडर रूट में 2, तो 2 दूनी 4 अंडर रूट में 2। तो ये वाली जो वैल्यू है ये कहाँ पर आ रही है, 2 नंबर पे, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसके बाद आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। 30 नंबर में पूछा है, यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु खंड का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो दीर्घ खंड का, आपका लघु मतलब छोटा का दे रखा है, दीर्घ का पूछा है, बड़े का पूछा है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह का कोई त्रिभुज है, वो आपका सॉरी सर्किल है, वृत्त है, और इसका ये जो लघु है छोटा वाला हिस्सा, इसका जो है क्षेत्रफल इसने दे रखा है। ये बोल रहा है कि ये क्षेत्र वृत्त का क्षेत्रफल जो है 14 है, ये 14 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये बोल रहा है कि ये बड़े वाले पार्ट का क्षेत्रफल क्या होगा ये बताना है, दीर्घ का। तो हमें पता है कि पूरे सर्किल का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और हमारे को छोटे वाले इस पार्ट का दे ही रखा है, तो अगर मैं पूरे सर्किल में से इस वाले पार्ट को निकाल दूं तो हमारे पास ऑटोमेटिक ये वाला पार्ट ही बचेगा केवल, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा बस इतना। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले पूरे सर्किल का निकालना है। हमारे को त्रिज्या दे रखी है, तो 22/7 बटे इंटू में पाई आर स्क्वायर होता है, पाई का मान लिख दिया, और आर कितना दे रखा है 7 गुणा 7, तो 7 से 7 कैंसिल, और 22 गुणा 7 कितना होता है 154। और हमारे को पहले से दे रखी है छोटी वाली 154, तो ये पूरे सर्किल का आ गया है, तो पूरे सर्किल का आ गया। सर्किल में से हमारे को जो है छोटा सा एक क्षेत्रफल दे रखा है, जिसको हटा देंगे तो बड़े वाले, देखो सर्किल है, सर्किल में से ये 14 दे रखा है, और हमने अभी अभी निकाला तो ये पूरे सर्किल का हमने निकाला 154। तो 154 में से अगर 14 हटा दूंगा तो ये वाला सर्किल आ जाएगा, तो -14 कर देता हूँ, तो 140 आ गया। तो 140 कहाँ पे है अपना, फर्स्ट ऑप्शन, तो ये आपका करेक्ट हो गया। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया 31 नंबर, आकृति में टीपी और टीक्यू दो स्पर्श रेखाएं हैं। ये आपका टीपी और टीक्यू दो स्पर्श रेखाएं हैं। ओ वृत्त का केंद्र है। एंगल पीओक्यू जो दे रखा है 110 है। तो पीटीक्यू का मान बताना है, यानी टी एंगल का मान बताना है। तो उसमें भी कुछ नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सभी को पता है कि जो भी आपका स्पर्श रेखा है वो जब त्रिभुज की त्रिज्या आपके वृत्त की त्रिज्या से मिलती है तो 90 डिग्री यहाँ बनाती है, 90 डिग्री यहाँ बनाती है, और ये 110 दे रखा है, तो चौथा कोण ऑटोमेटिक हो जाए। एक चतुर्भुज का जो है 360 डिग्री होता है टोटल, तो ये चतुर्भुज ही बना हुआ है, चतुर्भुज है। इस चतुर्भुज में से 360 डिग्री आपको दिया जाता है, तो 360 में से आप माइनस कर लो, 360 माइनस में 90 प्लस में माइनस में 90 माइनस में 90 माइनस में 110, यानी कि हम तीनों को जोड़ करके अगर मैं कहूँ कि ये 90 प्लस 90 180 और प्लस 10 180 280 280 और एक आपका हो गया 290 टोटल हो गया। 360 में से इसको माइनस करना है तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 16 में से 9 हो गया 7, ठीक है। और यहाँ पे 2 से 2 0, 70 डिग्री कोण जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो ये कौन सा हो गया हमारा
सेकंड ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन में। 32 नंबर है, किसी एपी का प्रथम पद 5 है, सार्वंतर 10 है, तो तीसरा पद क्या होगा? पहला पद होता है ए, दूसरा पद होता है ए प्लस डी, तीसरा पद होता है ए प्लस 2d, चौथा पद होता है ए प्लस 3d, इसी तरह से ए प्लस 4d पद बढ़ते जाएंगे। तो पहला पद तो आपको दे रखा है 5, दूसरा पद क्या होता है 5 प्लस में डी, डी कितना दिया है सार्वंतर 10, और तीसरा पद क्या होता है ए प्लस 2d, 2 गुणा में 10। ठीक है, तीसरा पद क्या हो जाएगा? तो हमें तीसरा पद ही निकालना है। तो देखिए पहला पद 5, दूसरा हो गया 15 और तीसरा हो गया ए की जगह 5 प्लस में 2 गुणा 10 25, 20, 20 और 5 25। तो हमारा आंसर क्या आ गया? दूसरा ऑप्शन 25 आएगा इसका तीसरा पद। सीधा सीधा निकालने, इसमें कोई फॉर्मूला डालने की जरूरत नहीं है। द्विघात समीकरण 2x² प्लस एक्स माइनस 4 का विविधकर आपको निकालना है। अभी अभी मैंने बताया विविधकर का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है हमारा b² माइनस 4ac। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको ये है a, 2 तो आपको a दे रखा है, और आपका b है जो 1 दे रखा है, और c माइनस 4 दे रखा है। ठीक है, तो रख देते हैं। तो b की जगह क्या रखना है? b की जगह हमें रखना है 1। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a की जगह क्या दे रखा है? a की जगह दे रखा है 2, 2 गुणा c की जगह क्या दे रखा है? -4, -4। तो अब इसको गुणा कर लेते हैं, 4 और 4, 4 चौक 16। ठीक है, और 16 गुणा 2 कितना हो गया? इसमें आपका 16 गुणा 2, इसमें आपको क्या बताना है? आपको मान बताना है इसका विविध कर। ठीक है ना, तो 4 चौक 16, 16 गुणा 2, 16 दूनी 32। ठीक है, ये 32 आ गया, और ये माइनस का है और ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस का, और 1 का 1 ही होता है। 32 प्लस 1 क्या हो गया? 33। तो 33 हमारा इसका आंसर आ गया, बी ऑप्शन सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। समझ में आ गया विविध कर निकालने का। अब आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पे। 34 नंबर है, द्विघात बहुपद क्या होगा जिसके शून्यांक का योग और गुणनफल 1 और 1 दे रखा है? शून्यांकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर दे रखा है 1, और अल्फा गुणा बीटा दे रखा है 1। ठीक है, तो हमारा द्विघात समीकरण का पद क्या होता है? तो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज x। ठीक है, प्लस में अल्फा इंटू बीटा। अभी अभी मैंने ऊपर लिख के दिखाया था, ये द्विघात समीकरण होता है अगर अल्फा बीटा के टर्म में लिखा जाए। तो x² का x² माइनस, अब अल्फा प्लस बीटा जो है इंटू एक्स में है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 1, तो यहाँ पे 1 रखेंगे, तो 1 गुणा एक्स प्लस में अल्फा गुणा बीटा, ये भी 1 दे रखा है, तो यहाँ पे 1। तो आ गया हमारा समीकरण x² माइनस एक्स प्लस 1, x² माइनस एक्स प्लस 1, ये वाला आपका पहला समीकरण सही हो जाएगा। 35 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्न में कौन द्विघाती सूत्र है? द्विघाती सूत्र याद रखना, रट लेना भले ही। ये होता है -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2a। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना, द्विघाती सूत्र है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है 35 के बाद में 36 नंबर, तो 36 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि यदि कर्ण जो है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो तो त्रिभुज कैसा होता है? तो त्रिभुज होता है समकोण। ये वाला जो फॉर्मूला होता है समकोण त्रिभुज का है। ठीक है, हमेशा याद रखना है आपको, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो 35 के बाद 36 नंबर क्वेश्चन है, एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी और पदों की संख्या n व पद आपको निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है ए एन या टी एन बोलते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना है, ये आपका ए एन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, n व पद का। इसके बाद में समीकरण आपको दिया गया है कि x माइनस वाई इजकल्स टू 2 और 6 माइनस 2y बराबर 3 का कोई हल नहीं होगा जब हम 3 k की वैल्यू रख देंगे। इसको भी निकालने का सिंपल तरीका है, मैं k की जगह इसमें 1 रखूँ, या तो 3 रखूँ, 2 रखूँ, 4 रखूँ, सबको डाल के चेक कर लूँगा। सबसे आसान विधि है, तो डाल के चेक कर लो, और कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की। तो यहाँ पे मैंने 3 रखा, तो 3x माइनस वाई बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं 3 रखूँ, जैसे यहाँ पे मैंने 3 रखा है, ठीक है, आंसर मैंने 3 दिखाया है, तो आपको 3 रखूँ, तो 3 रख के देख लेते हैं, नहीं तो होगा तो 2 को रख के देख लेंगे। तो 3x, तो यहाँ आ जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 2, और यहाँ पर है 6x माइनस 2y बराबर 3। ठीक है, अगर मैं देखूँ तो दोनों समीकरण बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3x है, यहाँ पर है 6x। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको 2 से गुणा कर दूँ, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 2y बराबर 4। ठीक है, अब समीकरण देखूँ तो ये वाली समीकरण और ये वाली समीकरण दोनों बराबर जैसी लग रही हैं, कोई ना एक टर्म बराबर हो गई है। तो देखूँ तो मैं 6x बराबर हो गया है और 2y भी बराबर हो गया है। अगर दोनों समीकरण को एक दूसरे में से घटाऊँ तो ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये वाला समीकरण इसका नीचे लिखेगा 6x माइनस 2y बराबर 3।
घटा देते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, ये कट जाएगा। जब ये एक्स भी नहीं रहा, वाई भी नहीं रहा, तो मान तो निकलेगा नहीं किसी का, तो इसका सोल्यूशन हमारा सही है। के की वैल्यू अगर 3 रखते हैं तो इसका कोई भी हल नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया है 39 नंबर, एक बारंबारता बंटन का माध्य 20 एवं माध्यक जो है 25 है, तो बहुलक निकालना है। यानी कि मीन और आपको मीन और मीडियन दे रखा है, मोड यहाँ पे गलत लिखा है, ये मिसप्रिंट है, तो आपको मोड नहीं मीडियन दे रखा है, मोड आपको निकालना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि आपका सिंपल सा फॉर्मूला तो है, लिख लो इसको। जो होता क्या है इसमें कि हमारा जो माध्यक होता है तो 3 गुणा माध्यक, ठीक है, माध्यक माइनस 2 गुणा आपका जो होता है वो होता है माध्य, 2 गुणा माध्य। ठीक है, तो 3 गुणा माध्यक कितना देगा, माध्यक 25, तो 3 गुणा माध्यक 25 गुणा 3 75 माइनस 2 गुणा माध्य, माध्य कितना दे रखा 20, 20 गुणा 2 कितना होता है 40, तो बराबर 75 में से 40 गया तो कितना आ गया 35। तो आंसर हमारा 35 वाला जो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आपका लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, दो समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है, क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है। ठीक है, तो उनकी भुजाओं का अनुपात, क्षेत्रफल कितना है, तो यहाँ क्षेत्रफलों का अनुपात, तो क्षेत्रफल आपका 9 अनुपात कितना होता है, ये आपका 9:4। ठीक है, तो यहाँ पे भुजा मान लिया ए और बी, इसका वर्ग होता है। ठीक है, तो इसका वर्ग जब हटाएंगे तो इसका अंडर रूट हो जाएगा, और इसका अंडर रूट हो जाएगा तो यह आ जाएगा 3 और इसका हो जाएगा 2। वैसे ही जो मैंने पहले ऊपर कराया था वही चीज़ है, वही फॉर्मूला लिखा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3:2। तो आंसर कौन सा हो गया, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा जो है सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भुजाओं का अनुपात क्या होगा 3:2। ठीक है, तो ये हो गया आपका फुल सॉल्यूशन। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिली होगी। और इसमें जैसे कि आपके 2 पेपर थे, एक साइंस का था, साइंस का इसके बाद में कराऊंगा, पहले मैं हिंदी करवा चुका हूँ आपका, आप मैथ देख रहे हैं, साइंस का इसके बाद में करवा दूंगा, आपका एसएसटी करवा दूंगा, इंग्लिश करवा दूंगा। इस तरह से आपके सारे पेपर्स जो जो अभी अभी हो रहे हैं, ये 17 तारीख का एग्ज़ाम पेपर है, तो 17 तारीख को 17 नवंबर 2021 को एक स्कूल में हुआ है, उसका पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसमें जितना भी सॉल्यूशंस था मैंने कंप्लीट कराया आपको। आशा करता हूँ इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। आपके सारे सेट्स मैंने कंप्लीट करा दिए, 5-5 सेट जारी हुए थे, सारे सेट्स कंप्लीट करा दिए। कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, आपके कमेंट का मोस्ट वेलकम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी परेशानी हो कमेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।